जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे ठीक पीछे है दिल्ली का लाल किला और मेरे सामने है यमुना। आज हम बात करेंगे वर्ष 1857 की उस क्रांति में बहादुर शाह जफर, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, उनकी भूमिका के बारे में, उनके दर्द, उनकी बेबसी, उनकी मुसीबतों, उनके अपमान के बारे में। वो अपमान जो अपनों से भी मिला और गैरों से भी। इतिहास की किताबों में हम बचपन से पढ़ते आए कि वर्ष 1857 की उस क्रांति को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने नेतृत्व दिया था। ये बात कितनी सही थी और कितनी सही नहीं थी, आज वो भी जानेंगे। और जिन सोर्सेज पर रिलाई करके मैं ये बात कहने वाला हूँ, उन सब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देखें, 10 मई 1857 को मेरठ से उस क्रांति की शुरुआत हुई और पिछले वीडियो में आपने वो देखा है कि मेरठ में 10 मई 1857 को क्या हुआ। और फिर उस रात को मेरठ से चल के 3rd कैवलरी के वो जवान 11 मई की सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे। अगर मैं बात करूं यहाँ उत्तर दिशा में, तो लाल किले से थोड़ा सा आगे चल के यमुना के ऊपर पुल हुआ करता था, पुंटून ब्रिज, नावों के ऊपर बना हुआ पुल था। उस पुल को पार करके सुबह सुबह, लगभग यही समय था, वो यमुना पार करके इस तरफ आते हैं। और उस जमाने में यहाँ से एक नहर बहती थी, यानी कि यमुना की एक ब्रांच यहाँ से बहती थी। और यहाँ उस जमाने में वो पार्क रहे या जो भी रहा होगा। और ठीक मेरे पीछे यहाँ पे, वहाँ एक नीचे की तरफ एक गेट आप देख पा रहे होंगे, रेलिंग के पीछे। अभी तो यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सब उबड़ खाबड़ है। वो जो गेट अभी बंद है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, शाही परिवार के लोग लाल किले से इस गेट से निकल के बाहर आते थे। और यहाँ यमुना की ये जो धार इधर से बहती थी, या उसको नहर कहें, जो भी नाम दे, आगे जाके ये वापस यमुना में मिल जाती थी। तो यहाँ से वो यमुना तक आते थे। लिहाजा क्या हुआ, उस दिन 11 मई की सुबह सुबह 3rd कैवलरी के वो भारतीय जवान, जिन्होंने बगावत की, विद्रोह किया मेरठ में एक दिन पहले, वो जब सुबह पहुंचे तो घोड़ों पर सवार थे सारे। वो इस दिशा से यहाँ आए और यहाँ सारे के सारे खड़े होके उन्होंने आवाजें दी। और ये पीछे महल हैं, इनमें बहादुर शाह जफर हैं, उनके बाकी खानदान के लोग हैं। यहाँ वो आवाजें दे रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाजें, और वो बादशाह से बाहर आने की बात कर रहे हैं। देखिए, बादशाह उस समय वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। उनको पेंशन मिलती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख रुपए महीना, तो वो पेंशन पे जी रहे थे। हालांकि वो उसको पेंशन नहीं, वो उसको नजराना ट्रिब्यूट कहा करते थे बादशाह जफर, कि भाई ये तो ट्रिब्यूट अंग्रेज देते हैं हर महीने 1 लाख रुपया, लेकिन अंग्रेज उसको पेंशन कहते थे कि हम पेंशन दे रहे हैं। और बहादुर शाह जफर की हुकूमत इस लाल किले के भीतर थी, इससे बाहर नहीं थी। हम लाल किले के अंदर भी चलेंगे थोड़ी देर बाद और देखेंगे कि लाल किले के अंदर क्या हुआ था उस दिन, उसकी भी बात करेंगे। तो वो घुड़सवार सारे आए, यहां खड़े हैं और ऊंची ऊंची आवाजें दे के वो बादशाह को बाहर की तरफ बुला रहे हैं। अब वो शोर जब बादशाह सुनते हैं, तो वो लाल किले के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस टाइम, इसकी सुरक्षा का जिम्मा जिनके हवाले था, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सिपाही अफसर हुआ करते थे। कैप्टन डगलस वाज द इंचार्ज ऑफ पैलेस गार्ड्स एट दैट टाइम। तो उन्होंने कैप्टन डगलस को बुलवाया और कहा कि देखो ये पीछे क्या शोर हो रहा है। कैप्टन डगलस ने कहा कि ठीक है, मैं जाके बात करता हूं इनसे। अच्छा, ये लोग जो आए थे सिपाही, ये बता रहे थे कि हमने मेरठ में सभी अंग्रेजों को मार दिया है, हमने बगावत कर दी है, हम अब आपको सच्चा बादशाह बनाएंगे, असल का बादशाह, नाम का बादशाह नहीं। आप लीडरशिप एक्सेप्ट करें, और हम ये क्रांति शुरू करके आ गए हैं। सब अंग्रेजों को मार कर आए हैं, ऐसा उन्होंने बताया।
तो जब कैप्टन डगलस ने कहा ठीक है मैं नीचे जाके बात करता हूं, इसी गेट से नीचे आना था कैप्टन डगलस को, बहादुर शाह जफर ने डगलस की बाह पकड़ ली और कहा बिल्कुल नीचे नहीं जाना, अंग्रेजों को ही मार के मेरठ से आए हैं, ये तुम्हें भी मार देंगे। तो कैप्टन डगलस को नीचे जाने से रोक दिया। फिर यहीं बालकनी पे खड़े होके यहीं कैप्टन डगलस ने उनसे बात की। बादशाह जफर सामने नहीं आए हैं, डगलस ने बात की और उनसे कहा कि देखिए आप जो ये सब हंगामा यहाँ कर रहे हैं इससे बादशाह को परेशानी हो रही है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो डगलस ने जब बार बार कहा कि बादशाह परेशान हो रहे हैं तो ये सब लोग फिर वापस नॉर्थ की तरफ जाते हैं। अब ये शहर में एंट्री करना चाहते थे। एक तो लाल किला था, इसकी अपनी दीवारें थी, फिर उस जमाने की दिल्ली आज के जैसी बड़ी दिल्ली तो थी नहीं, ये वर्ल्ड सिटी जिसको आज हम कहते हैं, पुरानी दिल्ली जिसे हम कहते हैं, एक छोटा सा शहर था और चारों तरफ उसके बड़ी मजबूत बाउंड्री वाल हुआ करती थी, उसमें कई सारे गेट्स भी थे। तो किसी न किसी गेट से अंदर एंटर करना था, जो गेट खुला मिल जाए। तो इस उम्मीद में ये सिपाही वापस नॉर्थ की तरफ जाते हैं। वहाँ वो गेट था जिससे कलकत्ता की तरफ निकलते थे, कलकत्ता गेट भी उसको कहते थे। ये वहाँ पहुँचते हैं पर कलकत्ता गेट इनको बंद मिलता है। वो गेट बंद मिला तो ये फिर वापस आते हैं और इसी रास्ते से होते होते ये दक्षिण दिशा को जाते हैं। और लाल किला ख़त्म होने के तुरंत बाद वहाँ एक गेट था, शहर से जो गेट निकलता था शहर के बाहर यमुना की तरफ, उस गेट का नाम था राजघाट गेट। राजघाट गेट इन्हें खुला मिलता है और उस राजघाट गेट से ये शहर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शहर के अंदर प्रवेश हो गया, वहाँ तो और लोग भी फिर इनके साथ हो जाते हैं बहुत सारे। और फिर लाल किले का जो लाहौरी गेट है, आज जिस गेट से हम सब लाल किला के अंदर जाते हैं सब लोग, उस लाहौरी गेट से फिर ये लोग किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के अंदर जब इनका प्रवेश हो गया, फिर किले के अंदर क्या हुआ, बहादुर शाह जफर से इनकी मुलाकात में क्या हुआ, वो कहानी यहाँ खड़े होकर नहीं, वो कहानी लाल किले में अंदर जाकर ठीक उस जगह पे जहाँ बहादुर शाह जफर से इनकी मुलाकात होती है, दीवाने खास में। तो अब चलेंगे अंदर दीवाने खास में और वहाँ चलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सुबह 9 बजे का टाइम है और हम देखेंगे दीवाने खास चलेंगे जहाँ पर वो सब घटनाएं घटी थी। अंदर आ गए, देखें ये देखिए यहाँ ये वो फ्लैग पोस्ट, यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जब आते हैं तो हम लाहौरी गेट से एंटर कर गए, अंदर चलते हैं। दिस मैजेस्टिक रेड फोर्ट, आइए आइए मेरे साथ मेरी शरीके हयात, बेटर हाफ, अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, अब जो कहा जा सकता है, अनीता इज़ देयर। तो अभी दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं। ये देखिए ये पूरा बाजार ही होता है दोनों तरफ। ये है लाल किले का प्रसिद्ध छत्ता बाजार। सुबह सुबह का समय है, अधिकतर दुकानें बंद हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो सारी दुकानें खुल चुकी होंगी, तब खूब रौनक मिलेगी। सामने जो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है ये है नौबत खाना यानी नक्कार खाना। जब बाहर गए हुए बादशाह वापस लाल किले में आते थे या कोई और वीआईपी आता तो इसी नक्कार खाने में नक्कारे बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। इस नौबत खाना पे ऐसा बताया जाता है कि 2 मुगल एम्परर जहांदर शाह और फर्रुखशियार, उन 2 को यहीं कत्ल किया गया था। जहांदर शाह औरंगजेब का पोता था, 1713 में उसको कत्ल किया था उसके भतीजे फर्रुखशियार ने, जो फिर बादशाह बना, और बाद में यही फर्रुखशियार भी यहीं पे मारा गया था। ये देखें जी, ये नौबत खाना यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे लिखा गया है। और बिल्कुल जैसा मैंने पहले बताया भी
जैसा मैंने पहले बताया, ये लिखा है यहाँ पे जहांदर शाह 1712-13 और फर्रुखशियार 1713 से 19, इन दोनों की हत्या यहीं पे हुई थी। जहांदर शाह की हत्या करवाई फर्रुखशियार ने, और फिर फर्रुखशियार भी मारा गया। यही नौबत खाना है। ये देखें सामने, ये है दीवाने आम। दीवाने आम आप कह सकते हैं पब्लिक मीटिंग्स के लिए, जहां आम आदमी आ सकता था, पब्लिक आ सकती थी और वो बादशाह से, एम्परर से अपनी बात कह सकते थे। तो जनरल पब्लिक के लिए दीवाने आम, और दीवाने ख़ास लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कैबिनेट मीटिंग होती थी। तो हम दीवाने ख़ास तक चलेंगे, पहले दीवाने आम को पहले देख लेते हैं। हमारे सामने है दीवाने आम। ये वो जगह है जहां आम नागरिक अपने बादशाह के सामने अपनी फरियाद कर सकता था। रेड सैंडस्टोन से बनी हुई ये बिल्डिंग दीवाने आम। वैसे लाल किला जैसा नाम है, लाल किला, रेड सैंडस्टोन से प्राइमरीली ये बना है। कुछ बिल्डिंग्स पीछे देखेंगे हम, वो संगमरमर से भी बनी हैं। तो देखें जी, ये है थ्रोन। दीवाने आम के अंदर ये थ्रोन है, इसके ऊपर बादशाह बैठता और यहाँ सामने आम जनता बैठती, जिसको अपनी कोई शिकायत फरियाद बादशाह तक करनी है। और यहाँ बादशाह आएगा कहाँ से? वो पीछे की तरफ से आता था। तो इस पे जब हम देखेंगे सामने की तरफ से, यहाँ गेट है, वो पीछे की तरफ से आए और फिर यहाँ वो बैठ जाएंगे। ये संगमरमर से बना है। हमारे सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इनमें दाईं ओर है रंग महल, और हमारे ठीक सामने सफ़ेद बिल्डिंग, ये है खास महल, और बाईं ओर जो बड़ी बिल्डिंग है, ये है दीवाने खास। ये देखें, हम यहीं पीछे खड़े थे, शुरू में यहीं पीछे खड़े थे। विद्रोही सिपाही शहर में फिरंगियों को मार रहे थे। तब पहाड़गंज पुलिस स्टेशन का थानेदार मोइनुद्दीन यहां आया और बादशाह से पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? बहादुर शाह जफर का उत्तर था, दरियागंज जाओ और जिस किसी भी अंग्रेज की जिंदगी बचा सको उसे बचाओ। बादशाह ने ईसाइयों को महल में शरण देने का वचन दिया था। कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग भी थे, जिनकी नज़र में वो बगावत हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग नहीं बल्कि इस्लामिक राज के लिए जिहाद थी। मोहम्मद बकर ने अपने दिल्ली उर्दू अखबार में उस घटना को जिहाद का नाम दिया था, लेकिन नेकदिल बहादुर शाह जफर के लिए तो ये घटना मुसीबतों की शुरुआत थी। तो मैं खड़ा हूँ रंग महल के पास, मेरे दाईं ओर रंग महल है और बाईं ओर ये नहरे बहिश्त बोले तो जन्नत, स्वर्ग। दिल्ली में गर्मी का मौसम हो, पानी उस ज़माने में आज की तरह एयर कंडीशनर्स नहीं हुआ करते थे, पानी से ही एयर कूलिंग हुआ करती थी महलों की भी। तो इसमें पानी बहता था, जमुना का पानी, जमुना की एक धारा इसके बिल्कुल पीछे से भी जाती थी। ये देखें जी, ये है दरवाज़ा, बाहर निकलता है जो, ये देखिए, ये है दरवाज़ा, दिख रहा है अपने को, बाहर निकलता है, रोशनी उधर से आ रही है। ज़ेर दरवाज़ा भी इसको कहा करते थे। और ऐसा पता चलता है अपने को कि बहादुर शाह जफ़र ने, एक ऐसी स्थिति भी आई जब अंग्रेज़ दोबारा आ गए रिज पर, वो पहुंच चुके, 8 जून 1857 को वापस रिज पे आ गए थे वो लोग। और फिर जुलाई के महीने में पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई, तो बहादुर शाह जफ़र ने अपने एडवाइज़र्स की सलाह पे उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की अंग्रेज़ों से, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संदेश दिया कि आप मेरी पेंशन, 1 लाख रुपया महीना उनको पेंशन मिला करती थी, कि मेरी पेंशन कंटिन्यू करें और स्टेटस को मेंटेन करें, यानी कि उनको जो बादशाह माना जाता था तो बादशाह मेरे को माना जाए, लाल किले में रहने दिया जाए और पेंशन कंटिन्यू करें, तो मैं इस ज़ेर दरवाज़ा से आपके सैनिकों को अंदर ला सकता हूँ। लेकिन वो मैच्योर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सका।
ये देखें, ये सीढ़ियाँ, पर अब यहाँ जाना अलाउड नहीं है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं, गिर सकते हैं, उधर काफ़ी गहरा है। पर जब बचपन में कभी मैं आता था तो इतनी भीड़ भी नहीं होती थी और सब जगह सब लोग जाते भी थे। अब ऐसा नहीं है। इसके ठीक पीछे खड़े होके हमने ओपनिंग इस वीडियो की जो की थी वो इसके जस्ट ठीक पीछे है। तो देखें, ये है जी दीवाने खास। 11 मई 1857 को 3rd कैवलरी के जवान जो मेरठ से निकले थे 10 की रात को, वो सुबह पहुंच गए और जब वो लाल किले में प्रवेश किए घोड़ों पे सवार, वो यहाँ दीवाने खास तक आ गए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें अब बादशाह से मिलना है, बहादुर शाह ज़फ़र से मिलना है, और हम उनको अब हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहते हैं। जिस क्रांति को हमने शुरू किया है उसको वो लीड करें। तो उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनसे बात होती हैं और ये ज़िद पे अड़े हैं कि उनको बुलाइए, उनसे मुलाकात होती है। और एक बात और बता दूं, लाल किले में आते आते उस दिन दिल्ली में 3 बड़े अंग्रेज़ अफसरों को उन्होंने मार दिया था। उनमें साइमन फ्रेज़र जो पॉलिटिकल एजेंट कमिश्नर थे दिल्ली के, उनके अलावा हचिंसन वो कलेक्टर थे दिल्ली के, उनको भी मार दिया था। और कैप्टन डगलस जो इस महल की ही सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ज़िम्मे थी, उस कैप्टन डगलस को भी मार दिया था। तो इन तीनों को मार दिया था उन्होंने। और फिर जब उन्होंने ज़ोर दिया, बादशाह से कहा कि भाई आप एक्सेप्ट करें, तो ही वॉज वेरी रिलक्टेंट। बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है। आप अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे, आपको रेगुलर सैलरी मिलती है, मैं कहाँ से दूंगा। तो उन सिपाहियों ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हम पूरे हिंदुस्तान का ख़जाना लाके आपके कदमों में रख देंगे, आप तैयार तो हों। अब बहादुर शाह ज़फ़र 82 साल की उम्र, बूढ़ा आदमी, ज़िंदगी में कभी कोई लड़ाई लड़ी नहीं। इस लाल किले के भीतर भीतर जिनकी बात सुनी जाती थी, लाल किले से बाहर जिनका कोई लेना देना नहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे कह रहे हैं आप हिंदुस्तान के बादशाह बन जाएं और लीड करें इस रिवॉल्यूशन को। वो तैयार नहीं हैं, वो मना कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है। और अंत तो गतवा वो रात होते होते वो हाँ कर लेते हैं। देखें, जो मुकदमा उनके अगेंस्ट चला था, अंग्रेज़ों ने चलाया, वो इसी लाल किले में चलाया। उस मुकदमे में जो बयान उन्होंने दिया है अपना, उस बयान के अनुसार वो कहते हैं कि मुझे मजबूर किया गया, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, या तो मैं उनकी बात मान लेता वरना वो मुझे मार देते। तो खैर अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और रात को, आधी रात के वक्त 21 तोपों की गड़गड़ाहट से इस बात की सूचना दे दी गई शहर को कि हाँ, अब बहादुर शाह ज़फ़र हिंदुस्तान के बादशाह हैं। तो बहादुर शाह ज़फ़र तैयार हो गए, अब वो बादशाह बन गए ऑफिशियली। और अंग्रेज़ों को मारा जा रहा था दिन भर। कुछ जान बचा के भाग सकते थे, जो बच्चों के साथ, बीवियों के साथ वो भागे। फ्लैग स्टाफ टावर में जाकर उन्होंने शरण ली। फ्लैग स्टाफ टावर भी हम आपको दिखाएंगे। नॉर्थ दिल्ली में जो रिज है, उस रिज के ऊपर वो फ्लैग स्टाफ टावर है। तो हम पहुंच गए हैं फ्लैग स्टाफ टावर। मेरे ठीक पीछे दिस इज़ द फ्लैग स्टाफ टावर। 1828 में ये बना था और उस ज़माने में ये पूरी जगह चारों तरफ ये बैरन हुआ करती थी। कुछ छोटी मोटी कुछ झाड़ियाँ थी, बाकी बिल्कुल ये बैरन जगह थी। 1910 में यहाँ फॉरेस्टेशन शुरू हुआ। अब तो ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, कमला नेहरू रिज इस नॉर्थ रिज का नाम रखा गया है। तो 1828 में जब ये बनाया गया था तो ये सिग्नल टावर था। और 1857 11 मई को जब विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में भी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 3 रेजिमेंट, नेटिव रेजिमेंट्स जिसको हम कहते हैं,
जिसमें भारतीय सैनिक थे। अफसर भले ही इसमें अंग्रेज हुआ करते थे, पर सैनिक सारे भारतीय थे। तो ऐसी 38th नेटिव इन्फेंट्री, 54th और 74th नेटिव इन्फेंट्री, इन तीनों इन्फेंट्री के जवानों ने भी विद्रोह कर दिया था। उधर मेरठ से आ गए थे और इधर ये दिल्ली के भी जवान। तो इन्होंने जब दिल्ली में अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया, तो फिर 11 मई को इस स्ट्रक्चर में यहाँ आके वो लोग छिपे थे, लेडीज़ भी, चिल्ड्रन भी और अंग्रेज़ भी थे। तो इसमें उन्होंने फिर पनाह ली और फिर रात का जब अंधेरा था तब यहाँ से वो लोग निकले। उधर करनाल की तरफ वो लोग एस्केप किए। रास्ते में उनको दिक्कतें भी आई, रास्ते में भी बहुत लोगों ने लूटा भी, और रास्ते में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उनकी मदद भी की, उनको शरण भी दी, भोजन भी दिया, वो सब हुआ। तो यहाँ 11 मई 1857 को दिल्ली से भागते हुए उन्होंने वो छिपे थे, और तकरीबन 100 लोग इसमें आ सकते हैं मैक्सिमम। तो भयंकर सफोकेशन भी हुआ। अंदर जब हम देखते हैं कि एक सर्कुलर कमरा है, अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हैं, तो इसमें जितने वो रह सकते थे रहे, और फिर रात को यहाँ से भाग लिए। अब हम चलते हैं फिर से लाल किला, और इसके बाद लाल किला में क्या हुआ वो जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। लूटपाट और मारकाट के भय से दिल्ली में अधिकतर दुकानें बंद थीं। 12 मई की सुबह सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से आग्रह किया कि शहर में घूमकर व्यापारियों से दुकानें खोलने के लिए कहें। बादशाह हाथी पर सवार होकर चांदनी चौक होते हुए शहर भर में घूमे और दुकानदारों को सुरक्षा का भरोसा दिया, पर उनकी बातों का बहुत अधिक असर नहीं हुआ था। तो 12 मई को जब चांदनी चौक से होके वापस पहुंचते हैं यहाँ पे बहादुर शाह जफर, तो यहाँ सिपाही उनके साथ लड़ने लगते हैं। मेरठ से जो सिपाही आए थे उनको ये शिकायत थी कि दिल्ली में जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया था, दिल्ली कलेक्ट्रेट के सारे खजाने पर उन्होंने अधिकार कर लिया है, वो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, और हमारे साथी जवान वो भूखों मर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना झगड़ा होता है। आरसी मजूमदार अपनी पुस्तक 1857 सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट में लिखते हैं कि उन्होंने यहाँ तक किया कि कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई दाढ़ी पकड़ के खींच रहा है, और कह रहे हैं, ओ बादशाह, अरे ओ बुढ़े, मेरी बात सुन। तो इस तरह से बेअदबी हो रही है, और वो बहादुर शाह जफर आंखों में आंसू हैं, और महल में अंदर जाके वो अपने नौकरों के साथ, अपनी बेगमों के साथ उन आंसुओं को साझा करते हैं। देखिए 11 मई को ही एक और घटना घटती है। बहादुर शाह जफर ऊंट के ऊपर एक संदेश वाहक के हाथों एक पत्र लिख के भेज देते हैं आगरा में। लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये पूरा एरिया उस ज़माने में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का एक हिस्सा होता था। तो चुपचाप बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों को भी इस बात की सूचना दे दी थी कि यहाँ पे बगावत हो रखी है। तो वो दोनों काम कर रहे हैं। सिपाहियों ने मजबूर किया तो वो वहाँ साइन कर रहे हैं, जो फरमान वो जारी करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों से भी संपर्क बनाए हुए हैं। और इस बात की भनक सिपाहियों को भी हो जाती है। जो विद्रोही सिपाही थे उनको भी इस बात का पता चल जाता है, वो भी बहुत नाराज़ होते हैं। बल्कि एक बार ऐसी नौबत भी आई कि बेगम जीनत महल को भी सिपाहियों ने उठा ले जाने की बात कही। बेगम जीनत महल ये तकरीबन 48 साल छोटी थी बहादुर शाह जफर से, और अपने बेटे जवां बख्त को वो चाहती थी कि ये उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाएं। अब देखें सिचुएशन क्या थी। वो कई वर्षों से इस कोशिश में लगी थी और अंग्रेज मान नहीं रहे थे। अब बहादुर शाह जफर के बड़े बेटे उस ज़माने में मिर्ज़ा खिजर सुल्तान, ये लोग जो बागी सिपाही थे अब ये उनके साथ हो गए, बल्कि मिर्ज़ा मुगल को तो कमांडर इन चीफ डिक्लेयर कर दिया था। तो बेगम जीनत महल को लगा कि अब मौका है, ये तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो चुके, अब मेरे बेटे को हेयर डिक्लेयर किया जा सकता है, उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो वो पूरा दबाव उसने बना रखा है बादशाह के ऊपर, और वो अंग्रेज़ों से संपर्क कर रहे हैं। और देखें जी, यहाँ तक हुआ था। बाहर हमने बैक साइड से भी दिखाया था और फ्रंट साइड से भी दिखाया था, ज़ेर दरवाज़ा
ये वो दरवाज़ा जिसके थ्रू बादशाह ने जुलाई के महीने में ऑफ़र दी थी अंग्रेज़ों को कि मैं तुम्हारे सिपाहियों को इस दरवाजे से अंदर महल में ले आऊँगा और इस तरह दिल्ली शहर में तुम घुस सकते हो और फिर इन बाकी सिपाहियों को यहाँ से निकाल सकते हो। पर शर्त ये है कि आप स्टेटस को मेंटेन करें, मेरी पेंशन भी बनी रहे और मुझे बादशाह भी माने रहें और लाल किले में रहने की इजाज़त मिले। तो ऐसी बेबसी का वो दौर था। सामने है रेड सैंडस्टोन से बना जफर महल और इसके चारों ओर पानी का टैंक, बीच में महल और टैंक के चारों ओर हयात बख्श गार्डन। तो राज भले ही नहीं बचा था पर जीवन सुख से बीत रहा था। अगर बहादुर शाह जफर द्वारा दिए गए बयान पर विश्वास करें तो इनकलाब की उस आंधी ने बहादुर शाह जफर की बची हुई जिंदगी खराब कर दी थी। वर्ष 1857 में 1 अगस्त को ईद थी। कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने गाय की कुर्बानी देने का ऐलान कर दिया। जो लड़ाई हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे, इससे उसको बड़ा नुकसान हो सकता था और बहादुर शाह जफर ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। तो बहादुर शाह जफर ने एक फरमान जारी किया था उस साल कि कोई भी मुसलमान ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं देगा और ऐसे करते अगर कोई पाया गया तो उसे तोप से बांध के उड़ा दिया जाएगा। और खुद भी उन्होंने ईदगाह मस्जिद पे जाके, पास में ही है, वहाँ जाके उन्होंने भेड़ की कुर्बानी दी थी। वो बेसिकली एक सूफी परंपरा के व्यक्ति थे, शायर थे। यहाँ इस लाल किले में वो राज थोड़ी कर रहे थे। 1 लाख रुपया महीना की पेंशन, तो मुशायरे होते थे, उन्हीं के दौर के ज़माने के थे। गालिब भी, उनके उस्ताद अब्दुल इब्राहिम ज़ोक और दूसरे शायर दाग दहलवी, मोमिन। तो यहाँ पे महफिलें सजा करती थी, आराम से जीवन चल रहा था। वो आए मेरठ से और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को बनी उससे, वो बहादुर शाह जफर था। यहाँ एक और बड़ी घटना घटती है। दरियागंज में बहुत सारे अंग्रेज़ रहा करते थे उन दिनों। वहाँ से 52 अंग्रेज़ों को पकड़ा गया। इनमें ज़्यादातर महिलाएं थी और बच्चे थे। उनको उन सिपाहियों ने पकड़ के यहाँ लाल किले में ले आए थे। यहाँ उनको कैद कर रखा था। वो उनको मारना चाहते थे। बादशाह उनको बचाना चाहते थे। उन्होंने बहुत बार मिन्नतें की। ऐसा उन्होंने अपने मुकदमे में, अपने बयान में स्वयं बताया है कि मैंने बहुत कोशिशें की और 2-3 बार बचा भी लिया, लेकिन आखिरकार 16 मई को उन 52 लोगों को, जिसमें महिलाएं बच्चे थे ज़्यादातर, उनको मार दिया गया। और ये बात आगे चल के फिर अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किए हैं ना, बाद में जब वापस उनका कब्ज़ा हो गया तो फिर उन्होंने, ये भी बर्बरता थी, पर इस बर्बरता से फिर सैकड़ों गुना बर्बरता फिर उन्होंने भी दिखाई। तो यहाँ पे वो घटना भी। तो जून में अंग्रेज वापस आ गए थे। उनको कई सारे राजाओं ने मदद भी की थी। मेरठ से भी सेना साथ आ गई थी। आखिरकार 11 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली शहर पर धावा बोल दिया। जो वॉल्ड सिटी था, चारों तरफ दीवार थी, मजबूत दीवार थी। तो नॉर्थ दिल्ली की ओर से दिल्ली पर उन्होंने धावा बोला, कुदसिया गार्डन और लुडलो कैसल की ओर से। और 13 सितंबर आते आते दीवार में 2 जगह छेद हो गए थे। इसके बाद 14 को फिर और भयंकर आक्रमण हुआ और धीरे धीरे लाल शहर में, दिल्ली शहर में अंग्रेज़ घुस जाते हैं। बड़ी बहादुरी से वो सिपाही लड़ते हैं, जो विद्रोही सिपाही थे लड़ते हैं, लेकिन अंततोगत्वा अंग्रेज़ जीतते हैं। और 20 सितंबर आते आते लाल किले में अंग्रेज़ घुस जाते हैं। ब्रिगेडियर जनरल विल्सन उस दिन डिनर करते हैं यहाँ दीवाने खास में बैठ के। उनका कब्ज़ा यहाँ हो गया, लेकिन उनकी जीत अभी पूरी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर उनके हाथ नहीं आए थे। बहादुर शाह जफर अपने शहजादों
मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और पोते अबू बकर, बेगम जीनत महल और बाकी सब के साथ वो छोड़ देते हैं। वो पहले जाते हैं कुतुब, लेकिन अपने इस्लाहकार की कहने पे, इलाही बख्श के कहने पे वो हुमायूं के मकबरे में आ जाते हैं। हालांकि बख्त खान कमांडर थे उनके। शुरू में तो उन्होंने कमांडर इन चीफ अपने लड़के को ही बनाया था, मिर्ज़ा मुग़ल को, पर वो भी ही वॉज नॉट एबल, कभी ज़िंदगी में लड़ाई लड़ी नहीं उसने भी, तो वो किसी तरह भी इसके योग्य नहीं था। बख्त खान नाम का एक सूबेदार था, वो अपनी टुकड़ी के साथ बगावत करके, ये भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ही था, ये बरेली से दिल्ली पहुंचा था 1-2 जुलाई को। और इसके आने के बाद ये बड़ा अनुभवी, 40 साल का एक्सपीरियंस था उसके पास, तो उसको कमांडर इन चीफ बना रखा था। तो अब लड़ाई बख्त खान के नेतृत्व में भी लड़ी गई। बख्त खान ने सलाह दी 20 सितंबर को कि हम लाल किला छोड़ रहे हैं, हम चलते हैं अवध और वहाँ बाकी साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इलाही बख्श ने सलाह दी कि वहाँ नहीं जाना, अंग्रेज़ों के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंडीशनल, और ऐसा ही दबाव दे रखा था जीनत महल ने भी। जीनत महल चाहती थी कि मेरे बेटे को, जवां बख्त को अब आके उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, तो इनको वो ले गए हुमायूं के मकबरे में और 21 सितंबर को हुमायूं के मकबरे से उनको अरेस्ट किया था। कैसे वो गिरफ्तारी हुई और क्या क्या फिर उनके साथ वहाँ हुआ, इस लाल किले में मुकदमा चला, पर वो कहानी आज नहीं, वो अगली बार। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था 1857 के उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संग्रहालय हमने देखा। वैसे यहाँ 3 ऐसे संग्रहालय हैं, म्यूज़ियम हैं। इससे आगे है जलियांवाला बाग संग्रहालय और उसके परे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA संग्रहालय। ये तीनों हमने देखे। 2 में दिक्कत ये आई कि AC ऑफ थे, AC काम नहीं कर रहे थे, तो बहुत गर्मी, मई का महीना। मैं सुबह 9 बजे यहाँ आ गया था अंदर और अब 2 बजने वाले हैं। तो बहुत कुछ देखने को है इन म्यूज़ियम्स में। आप भी आइए, समय निकाल के आइए। ये हैं कश्मीरी गेट से मिले अलग अलग आकार के तोप के गोले, और ये है नाना साहिब की तलवार। ये हैं अलग अलग आकार के तीर, और ये उस ज़माने के पिस्तौल। इनके बारे में क्या कहेंगे? ये फिल्मी हैं, नकली हैं, पर यहाँ जो रखी हैं वे पिस्तौल असली हैं। और ये है बेगम का घाघरा, अच्छे से देख लीजिए। और ये है बहादुर शाह जफर का कुर्ता। दिल्ली में उस समय एक भी ब्रिटिश रेजिमेंट नहीं थी, जबकि नेटिव इन्फेंट्री की रेजिमेंट 3 थीं। ये थी 38th नेटिव इन्फेंट्री, 54th नेटिव इन्फेंट्री और 74th नेटिव इन्फेंट्री। इन सभी के जवान भारतीय थे, पर अफसर अंग्रेज। इन तीनों रेजिमेंट्स के जवान बगावत में शामिल हो चुके थे। 54th नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल रिपले। 11 मई को वे अपने सिपाहियों को लेकर विद्रोही सिपाहियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कश्मीरी गेट पहुंचे, पर सिपाहियों ने लड़ने से इनकार कर दिया। विद्रोहियों ने कर्नल रिपले को काट दिया था और सिपाही चुपचाप देखते रहे थे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। दिल्ली में क्या हुआ उन दिनों 11 मई 1857 को, जब मेरठ से वो सिपाही आए, और उसके बाद, और अगली बार हम बात करेंगे बहादुर शाह जफ़र की हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तारी, और उसके बाद उन पर चला यहाँ मुकदमा, और उनके शहज़ादों, 2 पुत्रों और 1 पौत्र पोते की निर्मम हत्या जो खूनी दरवाजे के पास कैप्टन हडसन ने की। तो वो सारी बातें हम अगली बार करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।